भैरव की नजरें एक जगह पर टिकी नहीं रही थी। उसके लड़खड़ाते शब्दों को सुन यति साफ समझ गई थी कि कुछ तो है जो भैरव उससे छुपाना चाह रहा है। ये तो तुम पर है। जितनी देर लगाओगे सच बताने में, उतना ज्यादा ही मैं तुमसे नाराज होंगी। अब तुम फैसला कर लो। मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, जहां सिर्फ तुम और मैं हूं और तीसरा कोई भी ना हो। तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि तुम्हारी ये बात सुनकर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी? क्योंकि अभी भी बात वहीं अटकी हुई है। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्यों और कैसे तुम्हारी माँ के साथ मैं अपने आप को तुम्हारा गुनहगार मानता हूँ। भले ही तुमने मुझे माफ कर दिया हो या मुझ पर तरस खाकर मेरे साथ रह रही हो। मेरी बात सुनो। नहीं, तुम सुनो अब मेरी बात। सच तो यही है ना कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। फिर तुम्हारे साथ रहने का सपना कैसे देख सकता हूँ? अचानक यति ने प्यार से भैरव के हाथ को थाम लिया था। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सच में याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, और जब तक बाबा इसके बारे में बात नहीं करते, सच्चाई तब तक सामने आएगी भी नहीं। लेकिन सच्चाई अगर सामने ना भी आई तो भी ये सच नहीं बदलेगा कि मैं तुम्हारी माँ की मौत के वक्त मौजूद था। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, मैं कोई फैसला नहीं लूंगी। तुम पर भरोसा ना करके तुम पर वार करना मेरी पहली और आखिरी गलती है। मैं उसे अब कभी नहीं दोहरा सकती। यति ये कह रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में अब उतना ज्यादा दर्द नहीं है। जिस तरह से वो अपने पैरों में सरसराहट महसूस करके उन्हें बेजान बताया करती थी, वो सरसराहट अब जा चुकी थी। मेरे पैर ये पहले की तरह दर्द नहीं कर रहे। उंगलियां भी आराम से चल रही हैं। तुमने देखा ये? तुमने देखा मैंने कैसे अभी अपने पैरों की उंगलियों को हिलाया? हाँ गुड़िया, मैंने सब देखा। जहर अब निकल चुका है। जहर? सांप का जहर? हाँ, और एक और जहर जो कई जड़ी बूटियों को मिलाकर काले जहर में पकाकर बनाया जाता है। वो जहर शरीर में जाते ही इंसान को एकदम से नहीं मारता, बल्कि धीरे धीरे करके उसके अंगों को बेकार करने लगता है। तो मैंने वो जहर कैसे लिया? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था। इतने दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के हाथों से ही कुछ खाया था। क्या उसने मुझे जहर दिया होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। हाँ भाई, ये कैसे हो सकता है? कार्तिक बाबू तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा लोगों में से एक है, और वो तो कभी कोई गलत काम करते ही नहीं। मैं तो भूल ही गया था कि आपके पास तो कार्तिक बाबू जैसा अच्छा दोस्त है। भैरव के जलकर इस तरह से बात करता देख यति अचानक जोर जोर से हंसने लगी। ओहो, किसी को तो जलन हो रही है। कोई इतना भी नाराज हो सकता है एक छोटी सी बात को लेकर? ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मुझे कार्तिक बाबू नहीं, भैरव बाबू पसंद है, और भैरव बाबू पर ही मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। इसलिए आपको कार्तिक से जलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें मुझे इतनी सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ सच क्या है। मैं कहाँ सांवला सा, मैं उसके जैसा सुंदर, गोरा, चिट्टा और अच्छा दिखने वाला थोड़े ही हूँ। मैं तो वही जंगली हूँ। बेकार ही में नए कपड़े पहनकर सोच रहा था कि तुम्हारे सामने बन-ठन के आऊंगा। भैरव की बातें सुनकर यति जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन न जाने क्यों हंसते हंसते वो अचानक ही रो पड़ी। यासु, देखो खुद से ही मेरी आंखों में। उसके आंसू देख भैरव बहुत ज्यादा घबरा गया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और अचानक ही यति को अपने सीने से लगाकर खुद भी रोने लगा। नहीं, बिल्कुल भी मत रोना। अब सब कुछ ठीक है। अब तुम्हारी आंखों में न तो मुझे आंसू देखने हैं और न ही अब मैं किसी को तुम्हें आंसू देने दूंगा। भगवान के लिए चुप हो जाओ। भैरव, मुझे घर ले चलो। मुझे अभी घर जाना है। मुझे अपने साथ यहाँ से कहीं दूर ले चलो। मुझे वापस पलट कर यहाँ कभी नहीं आना। सही कह रही हो तुम।
हमें बहुत दूर चले जाना चाहिए। दूर कहीं हम अपनी दुनिया बसाएंगे। यति भैरव के सीने पर सिर रखे हुए फूट फूट कर रोई जा रही थी और भैरव भी यति को अपनी बाहों में समेटे हुए आंसू बहा रहा था। जहां एक तरफ ये दोनों अपनी ही दुनिया में खोकर सबसे दूर बसना चाहते थे, वहीं कोई ऐसा था जिसकी नजरें लगातार इन दोनों पर बनी हुई थी, जिसकी भनक भैरव तक को नहीं थी कि एक नई मुसीबत बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रही है। यति के जख्म अभी भी हरे थे, इसलिए वैद्य जी ने फिलहाल उन्हें कहीं भी जाने से मना कर दिया था। लेकिन यति का मन बहुत घबराया हुआ था, इसीलिए भैरव के बार बार कहने पर वैद्य जी ने उसकी बात मान ली और उसे अच्छे माहौल में रखने को कहा। हम तुमको मरहम और औषधि दोनों ही दिए दे रहे हैं भैरव। जब जब मरहम खत्म हो जाए, इन औषधियों को हल्के गर्म पानी में उबालने के बाद पीसना और तुरंत ही घाव पर लगा देना। तुरंत फायदा जल्दी मिल पाएगा। ठीक है वैद्य जी, अब मैं उसे लेकर निकलता हूँ। सुनो, एक बात का ध्यान रखना भैरव, सबसे बड़ा जख्म वही होता है जो दिखता नहीं। वो धीरे धीरे करके नासूर बनता जाता है। यति के मन के जख्मों पर सबसे ज्यादा काम करो, काहे से वो काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और हो सके तो जिस दुख और जख्म से दुल्हन को बचाने के लिए तुम उससे सच्चाई छुपा रहे हो, वो उसे समय आने पर जरूर बता देना। काहे से बाद में अगर ई राज खुला तो ऊ की जान बचाने के चक्कर में ऊ को एक और सदमा दे दोगे। क्या उसका मन इतना कमजोर हो गया है? हाँ, इन मुश्किलों और सदमों ने दुल्हन के दिल और दिमाग पर धीरे धीरे करके इतनी बार कीलें ठोक दी हैं कि अब ऊ चकनाचूर ही होने वाला है। तुमरा दिया एक भी झटका शायद अब ऊ सहन न कर पाए। ऐसे तो भैरव वैद्य जी की चेतावनी समझ चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पर टिका हुआ था। दवाइयां और औषधियां लेने के बाद वो यति के पास आया और अचानक ही उसने उसके होठों को चूमते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर उससे बेहद प्यार से कहने लगा, तो अब मेरा प्यारा बच्चा अपने घर चलेगा और मैं बेहद प्यार से अपने बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा और अपने हाथों से दवा भी लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक पल के लिए भी मैं तुमसे दूर न हटूं। अपनी नजरों के सामने रखूंगा अपने बच्चे को। यति हल्के से मुस्कुरा दी। काश तुम हर वक्त मुझ पर इतना ही प्यार लुटाओ, इतना कि मेरे दोनों हाथ कम पड़ जाएं इसे समेटने के लिए और मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए इस पल से उभरने में। लेकिन यति उस बात से अनजान थी जो भैरव को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। भैरव का दिल बेहद टूटा हुआ था। आखिरकार उसने यति से जुड़े एक ऐसे राज को अपने अंदर दफन कर लिया था जो खुद उसे ही खाने को दौड़े जा रहा था। इसीलिए भैरव उस दुख को प्यार में बदलकर यति को अब सिर्फ और सिर्फ प्यार देना चाह रहा था। सुनो ना, मुझे आखिर कब तक गोद में उठाकर रखोगे? गांव के सारे लोग देख रहे हैं। तो देखने दो, मैंने अपनी पत्नी को गोद में उठाया है, उनमें से किसी की पत्नी को नहीं। भैरव और यति को इस तरह साथ देख गांव वाले बेहद खुश थे, लेकिन भैरव को इस बात का डर था कि कहीं यति की बेहोशी के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में गांव का कोई आदमी गलती से भी यति के सामने बात ना छेड़ दे। इसीलिए भैरव जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था। भैरव ने वैद्यशाला के बाहर खड़ी एक जीप में यति को बैठा दिया। तो तैयार हो गृह प्रवेश करने के लिए? गृह प्रवेश करने के लिए? मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? महल तो पीछे की तरफ है ना? अब तुम मुझे फिर से डरा रहे हो। हम दूसरी तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अपना परिवार उस तरफ बसा हुआ है। महल आग लगने के बाद अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन हाँ, जहां हम जा रहे हैं वो हमारे महल से कम नहीं। ये कौन सी जगह है? और तुम उसे घर क्यों कह रहे हो? घर वही है जहां हम सब एक साथ हों। जहां हम जा रहे हैं वो महलों से भी बड़ा है। शायद हमारे जैसे 3 महल मिलकर वो एक महल बना है। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड़िया, बस कुछ देर और। भैरव यति को लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ा था जहां से एक नया किस्सा शुरू होने वाला था।
काफी देर तक चलने के बाद शाम हो गई और आखिरकार भैरव यति को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचा जिससे यति पूरी तरह से अनजान थी। ये हम कहाँ पहुंच गए? जीप में बैठी यति इधर उधर देखते हुए हैरानी से भैरव से सवाल कर रही थी। तभी उसके कानों में एक तेज जानी पहचानी आवाज पड़ी। अरे हमरी बहुरिया के शुभ कदम हमरे ही नए घर मां पड़ ही गए। अरे कोई आरती तो लाओ रे। बहुरिया का गृह प्रवेश जब तक ना ही होगा तब तक घर शुद्ध और पवित्र कैसे होगा? बाबा साहिब की आवाज सुनते ही यति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसने जैसे ही अपने कदमों को जीप से नीचे उतारा वैसे ही वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसका पैर ठीक तो हो गया था, लेकिन वो अभी भी चलने की हालत में नहीं थी। अरे बहुरिया, संभालो खुद को। भैरव फौरन जीप से उतरकर यति की तरफ भागा और उसे जमीन से उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। ठीक हो ना तुम? क्या जरूरत थी इस तरह से भागने की? चोट तो नहीं आई ना? शायद हाँ, लग गए हैं। मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो इतने दिनों बाद बाबा को देखा है, कब से मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि पता नहीं बाबा ठीक होंगे भी या नहीं। लेकिन दया है ऊपर वाले की कि उन्होंने मेरे बाबा को सही सलामत रखा है। बाबा साहिब ने यति को भैरव की बाहों में देख राहत की सांस ली और उसकी बात पर मुस्कुराने लगे। तभी नौकर आरती की थाली लेकर घर की चौखट पर आकर खड़े हो गए। बहुरिया, याद है ना तुमको कि तुम्हारा पहला गृह प्रवेश भी हमने इसी तरह से किया था, और आज भी हम तुम्हारा गृह प्रवेश इसी तरह से करेंगे। बहुरिया, स्वागत है तुम्हारे अपने ही महल मां। ये महल सिर्फ महल नहीं है, बल्कि तुम्हारी मां नंदिनी की आखिरी निशानी है, और तुम हो इस महल की असली मालकिन, छोटी ठकुराइन। हाँ, यही कहकर बुलाएंगे यहाँ से जुड़े गांव वाले अब से तुम्हें। आखिर कैसे मुमकिन हो सकता था कि किसी अनजान नए महल में जाकर यति अचानक ही वहां की मालकिन बन जाए, या फिर उसे छोटी ठकुराइन कहकर बुलाया जाए। लेकिन उसके साथ ये हो रहा था। वो हैरान थी, लेकिन ये हैरानी सिर्फ और सिर्फ उसी के चेहरे पर ही थी। क्या ये आपने मुझे क्या कहकर बुलाया बाबा? छोटी ठकुराइन, हमरे ठाकुर खानदान की इकलौती छोटी ठकुराइन। तुम्हारी बराबरी करने वाला अब से कोई भी नहीं होगा। तुम हो हमरे खानदान की और इस पूरी रियासत की असली मालकिन और छोटी ठकुराइन। यति बेचैन होकर भैरव की ओर देखने लगी। छोटी ठकुराइन? मालकिन? ये बाबा क्या कह रहे हैं भैरव? वही जो सच है। यति अब भी हैरानी से भैरव का चेहरा देख रही थी। तभी उसका ध्यान बाबा साहिब की आवाज ने तोड़ा। गृह प्रवेश के लिए आगे बढ़ो छोटी ठकुराइन, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। अब तुमरे पालने में झूलने के दिन गए, और वो दिन भी गए जब तुम्हें आंचल से अपना मुंह ढककर रखना होता था। मतलब अब तुम्हें घर से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए सबके सामने आना होगा। वो जिम्मेदारियां जिन्हें तुम्हारे ऊपर जन्म लेते समय ही लाद दिया गया था। यति बाबा साहिब की बातों में पूरी तरह से उलझ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा साहिब ने अचानक से उसके सामने किन जिम्मेदारियों का जिक्र करना शुरू कर दिया। चावल से भरे हुए कलश को दाहिने पैर से गिराते हुए महल की चौखट के अंदर पैर रखो बिटिया। यति अभी भी अपनी सोच में ही गुम, अपने आप में खोई हुई थी। तभी भैरव ने उसके पैरों को नीचे किया तो यति अपनी सेंस में लौटी। उसने अपने पैरों को आगे बढ़ाया और चावल से भरे कलश को पैर मारकर महल में दाखिल हो गई। अंदर आते ही यति को अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगी।
उसने भैरव के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और अचानक ही एक गहरी सांस लेते हुए भैरव से कहने लगी, मुझे छोड़ना मत, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर घूम रहा है भैरव, मैं गिर। ए भैरव, छोटी ठकुराइन को लेकर सीधा ऊपर जाओ। वहां अंदर जो दूसरे हिस्से पर सीढ़ियां हैं, वहां से ऊपर जाकर तीसरा कमरा तुम दोनों का है। उसको हमने वैसा ही सजवाया है जैसा अपने महल में तुम दोनों का कमरा हुआ करता था। बाबा साहिब की बात पर हाँ में गर्दन हिलाते हुए भैरव ने फिर से यति को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाने ही लगा था कि महल के वफादार नौकरों ने आकर उन्हें घेर लिया। स्वागत है दुल्हन, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं नरेंद्र काका? कितने दिन हो गए आपको देखे हुए। पिछली बार देखा था, उसके बाद आप अपनी बेटी की शादी के लिए चले गए थे। जरा ठहरो भैरव, ये नजर का पानी तो उतारने दो दुल्हन पर से। न जाने कितनों की बुरी नजर लगी होगी दुल्हन को। मेरी नजर उतारने के लिए शुक्रिया काका, लेकिन फिलहाल तो आपको पूरे परिवार की नजर उतारनी चाहिए। हम सब बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकले हैं। कैसी हो बहू, ठीक तो हो ना? तुमने बताया क्यों नहीं था कि तुम्हारे पैर में दिक्कत थी? अगर हमें पता होता तो हम कभी भी तुम्हारे साथ वो सारी बदसलूकी नहीं होने देते। माफ कर दो बहू, और आगे से बातें ना छुपाना। समर्थ को देखते ही यति ने भैरव से खुद को नीचे उतारने के लिए कहा, लेकिन भैरव ने उसकी बात नहीं मानी। बड़े भैया, पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं? उस दिन तो मेरी जान ही निकल गई थी। अरे बहू, तुम खामखा ही जरूरत से ज्यादा टेंशन ले लेती हो। ये देखो, हम बिल्कुल ठीक हैं। खैर, अब ये सब छोड़ो। अब जो आगे होने वाला है उसके बारे में सोचते हैं, और अब आगे से सिर्फ अच्छा ही होगा। यानी कि अब हमारे खानदान की छोटी ठकुराइन अपनी जिम्मेदारियों को मुकुट की तरह अपने सिर पर सजाएंगी, और हम सब अपनी ठकुराइन का साथ देंगे। समर्थ की बातें सुनकर यति ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि अब तक यहाँ काफी कुछ बदल चुका था। यानी कि कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में यति को भनक भी नहीं थी। इसके बाद भैरव यति को अपने साथ कमरे में ले जाने लगा। जैसे जैसे भैरव यति को अपनी गोद में उठाए आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो दोनों ही हैरान हो रहे थे, क्योंकि ये नया महल सच में बहुत बड़ा और आलीशान था, लेकिन देखने में काफी पुराना था, जिसे साफ सुथरा करके तैयार किया गया था। देख रही हो गुड़िया, कितना खूबसूरत घर है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ काफी अच्छा लगेगा। सच में ये हमारा घर है? पता नहीं, पर मुझे यहाँ पर बहुत अजीब सा लग रहा है। जैसे ही मैंने इस महल की चौखट के अंदर कदम रखा, वैसे ही मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा क्यों? शायद इसका जवाब बाबा के पास हो, क्योंकि यहाँ आने का फैसला बाबा का ही था। इससे पहले तो हम इस जगह के बारे में ठीक तरह से जानते भी नहीं थे। बस कभी कभार बाबा की बातों में ही इस जगह का जिक्र सुना था। मुझे नहीं पता था कि ये जगह इतनी आलीशान और इतनी खास होगी। यति एक बार फिर सोच में पड़ गई और मन ही मन खुद से बात करने लगी। खास और आलीशान तो है, लेकिन फिर भी इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे?